हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 93। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था। मंडल आयोग बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है और बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। अब बताना है आपको इसका गठन कब हुआ था। तो मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है मंडल आयोग को? मंडल आयोग को SEBC के नाम से जाना जाता है। SEBC, ठीक है। अब SEBC क्या है ये आपको बताना है। SEBC का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखो ये छुपा हुआ है। अगर मंडल कमीशन जो था यानी मंडल कमेटी जो था, इसमें क्या इसका पर्पस था गठन करने का, अगर वो आपको पता है तो SEBC का फुल फॉर्म आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है। तो देखो ये क्या था, ये जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए क्या किया जाए उसके बारे में एक कमेटी का गठन किया गया था सोचने के लिए। उसी का नाम था मंडल कमेटी। ठीक है। तो SEBC का फुल फॉर्म क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, उसी का ये कमीशन था। तो क्या हो गया ये हो गया आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। और लास्ट में इसमें कमीशन लग गया था। तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ये है आपका SEBC का फुल फॉर्म। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यहाँ आप गलती करते हो, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन फिर भी आप गलती कर बैठते हो। आपके ऑप्शन में 15 मार्च जरूर आता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा जा रहा है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। वहीं पे अगर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का बात अगर किया जाए, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, इसको दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे गलती होता है और एग्जाम में ये दोनों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता रोगी सामान्यतः किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। वैसे रोगी जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, सामान्यतः वह किन कलरों को नहीं पहचान सकते हैं। तो वह है रेड और ग्रीन। क्या है? रेड और ग्रीन। पर क्या जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस है वह सिर्फ रेड ग्रीन ही नहीं पहचान सकते हैं? तो नहीं, इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लू भी नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में मैंने कहीं ना कहीं आपको पढ़ा रखा है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बस इतना जानो कि जनरल जो है वह है लाल और हरा यानी रेड और ग्रीन, लेकिन इसमें ब्लू भी कॉम्बिनेशन में रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। एक अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है वह है रेडॉन। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी। तो अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में की थी। कब की थी? 1579 में। अच्छा, ये मजहर होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो। मैं जनरली वन लाइनर में आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए। ठीक है, देखो एक्चुअल में है क्या है, स्पेशली अगर आप देखो सारे धर्मों में से, तो हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जिसमें जो अथॉरिटी है वह किसी एक के पास लिमिटेड नहीं है।
रेस्ट जितने भी धर्म हैं वो अथॉरिटी कहीं ना कहीं, जैसे मुस्लिमों का अगर बात करेंगे तो मुस्लिमों का अथॉरिटी किसके पास रहता है, जो हेड रहते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, मुल्ला या कुछ ऐसे का मौलवी कहा जाता है ना, तो उनके पास जो अथॉरिटी है धार्मिक चीज़ों का वो उनके पास रहता है। ठीक उसी तरह से मजहर जो था यह एक बिल था, ठीक है, एक बिल था या एक घोषणा था जिसके पारित होने के बाद जो अथॉरिटी है उसमें, यानी जो रिलीजियस अथॉरिटी है उसमें अकबर को हस्तक्षेप करने का पावर मिला। यानी अब अगर रिलीजियसली कुछ होता है तो उसमें अकबर भी फैसला कर सकते हैं, वो मौलवी से संपर्क किए बिना, ठीक है। तो ये था मजहर, तो इसकी घोषणा की थी 1579 में। अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत के रचयिता कौन है? झंडा गीत के रचयिता कौन है? झंडा गीत के रचयिता कौन है? कौन है झंडा गीत के रचयिता? तो श्यामलाल गुप्ता। क्या नाम है इनका? श्याम लाल गुप्ता। तो बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला धर्म किसको माना जाता है? तो विश्व का पहला धर्म जो है वह है हिंदू धर्म। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इर्मिक कहा जाता है स्तूप के शीर्ष भाग को। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? गाइड के लेखक कौन है? पुस्तक गाइड, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आर.के. नारायण। आर.के. नारायण, ठीक है, ये हैं गाइड के लेखक। अगला क्वेश्चन है, बिहार विभूति के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार विभूति के नाम से किनको जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। अनुग्रह नारायण, ठीक है, सॉरी। तो अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? तो राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है पटना में। कहाँ है? पटना में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है? उस समाधि स्थल का नाम क्या है जो पटना में स्थित है? तो उसका है महाप्रयाण घाट। क्या है? महाप्रयाण घाट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की माप किसके द्वारा होता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक से मुद्रास्फीति की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला का जनक कौन माना जाता है? चित्रकला का जनक कौन माना जाता है? तो चित्रकला का जनक जो है वह जियाटो को माना जाता है। किसको? जियाटो को। अगला क्वेश्चन है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? आसान सा क्वेश्चन है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से पलायन वेग कितना है? या पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ये तो बहुत बार आपने पढ़ा है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यूनिट पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको एग्जाम में गलती करवाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। क्लियर।
अगला क्वेश्चन है CISF की स्थापना कब हुई थी? CISF की स्थापना कब हुई थी? CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। CISF की स्थापना कब हुई? 1969 में। अब आपको बताना है CISF का फुल फॉर्म क्या होता है। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये होता है CISF का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा का संचयन किन ऊतकों में होता है? मानव शरीर में वसा का संचयन किन ऊतकों में होता है? तो हमारे शरीर में वसा का जो संचयन है वह एडिपोज ऊतक में होता है। किसमें होता है? एडिपोज। एडिपोज टिश्यूज जो है उसमें वसा का संचयन होता है। अगला क्वेश्चन है 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 1857 पुस्तक के लेखक हैं SN सेन। कौन है? SN सेन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कपार्ट का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? हुमायूं राजगद्दी पर 1530 में बैठा था। अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। हिटलर की आत्मकथा क्या है? यह है मैन कैम्प। ठीक है, मैन कैम्प। अब आपको बताना है ये जो मैन कैम्प है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मैन कैम्प का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है मेरा संघर्ष। ठीक है, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है मेरा संघर्ष किसका पुस्तक है, तो ये जो मैन कैम्प है उसी का शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालोगे तो मेरा संघर्ष या माई स्ट्रगल ये होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन था? वो अफ्रीकी देश जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की वो कौन था? तो सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश था घाना। कौन सा था? घाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो संयुक्त राज्य के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र पूछा जा रहा है, ध्यान देना। यह है जापान। अगला क्वेश्चन है भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो भारतीय ध्वज के निर्माता आसान सा क्वेश्चन है, कौन है? ये हैं पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया। अब तो सबको ये याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या असर होता है? अगर आप हाइट में बढ़ते जा रहे हो तो वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जितना हाइट पे आप जाओगे वायुमंडलीय दाब उतना ही घटेगा। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है द टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता है? द टाइम्स। तो द टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन जो है वह लंदन से होता है। कहां से होता है? लंदन से। अगला क्वेश्चन है ली फिगारो समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है?
ली फिगारो समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ली फिगारो जो है वह पेरिस से प्रकाशित होता है। कहाँ से होता है? पेरिस से। अगला क्वेश्चन है त्वरण का बीमा क्या है? बीमा यानी डायमेंशन। त्वरण का डायमेंशन क्या होता है? तो त्वरण का डायमेंशन होता है L/T-2। मैं बार बार बोलता हूं, अगर डायमेंशन आपसे पूछा जाए और यूनिट आपको अच्छे से याद है तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, इसका मैं बता देता हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का हो गया लेंथ यानी L, और पर सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम, पर जो लिखते हो -2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बल की विमा क्या है? बल की विमा क्या है? तो बल की विमा क्या है? M/L/T-2। ठीक है, M/L/T-2। तो बल की विमा यह है। अब न्यूटन तो आप जान रहे हो बल की यूनिट है, लेकिन अगर इसको और सिंप्लीफाई करके आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? बल का फॉर्मूला क्या होता है? M/A। ठीक है, M हो गया मास, A हो गया एक्सेलरेशन। तो मास का आपका क्या आ जाएगा? L, और M। ठीक है, मास का M आ जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर आपने देखा एक्सेलरेशन का L/T-2 है, तो L/T-2। ठीक है, तो वही हो गया। इस तरह से आप आसानी से इसको लिख पाओगे अगर फॉर्मूला आता है और यूनिट आता है तो। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये लोहा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना सीसा का अयस्क है। किसका है? सीसा यानी लेड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा? जनगणना 2011 का अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो था वो बिहार का था। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल का रहा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? राइबोसोम के खोजकर्ता हैं कौन? पैलाडे। ठीक है, कौन है? पैलाडे हैं राइबोसोम के खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन है यूकाधीर जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? यूकाधीर ये वर्ल्ड का यानी विश्व का आपका जनजाति है, एक तरह का आप शिकारी जनजाति बोल सकते हो, ये सब है। ठीक है, यूकाधीर आपको बताना है ये कहाँ के? तो ये साइबेरिया के मूल निवासी हैं। कहाँ के हैं? साइबेरिया। क्लियर है? तो ओके गाइस, यहाँ पे आज का 50 क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।